सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब मुगल सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। पैसा, सेना, रुतबा सब कुछ था। लेकिन फिर औरंगजेब की मौत होती है और ये पूरा का पूरा विशाल साम्राज्य बिखरने लगता है। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे ये ताकत और सल्तनत अपने अंजाम की तरफ बढ़ी। और यही सवाल है जो आज भी जहन में कौंधता है ना, कि दुनिया का एक सबसे अमीर साम्राज्य आखिर ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया? क्या हुआ था? चलिए इस ऐतिहासिक गिरावट की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1707 से। ये वो साल था, वो पल था जब मुगल बादशाह औरंगजेब की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और उनकी मौत के साथ ही सल्तनत के अंदर जो उथल-पुथल दबी भी थी, वो सैलाब बनकर बाहर आ गई। औरंगजेब की मौत का मतलब था तख्त का खाली होना, और बस फिर क्या था, सत्ता के लिए तलवारें म्यान से बाहर आ गईं। उनके अपने बेटों के बीच ऐसी खूनी जंग छिड़ी जिसने मुगल साम्राज्य की नींव पर पहली और शायद सबसे गहरी चोट की। इस मार-काट और खून खराबे के बाद शहजादा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से तख्त पर बैठे। वो जीत तो गए, अपने भाइयों को रास्ते से हटा भी दिया, लेकिन उनका शासन, सच कहें तो उस बड़े तूफान से पहले की एक छोटी सी झूठी सी शांति थी। क्योंकि इसके बाद जो होना था, उसने दिल्ली की कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। अवध में सादत खान, हैदराबाद में निजामुल मुल्क, बंगाल में मुर्शिद कुली खान, एक एक करके सबने अपने इलाके लगभग आज़ाद कर लिए। अब इसका नतीजा क्या हुआ? सीधा और साफ, इन अमीर सूबों से जो पैसा, जो टैक्स दिल्ली आता था, वो आना बंद हो गया और शाही खजाना वो तेजी से खाली होने लगा। तो साम्राज्य सिर्फ बाहर से नहीं टूट रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ सूबेदार अलग हो रहे थे। नहीं, असल में तो दीमक अंदर लगी हुई थी। वो अंदर से खोखला हो रहा था। चलिए अब पतन के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब बादशाह नाम का रह गया था और असली ताकत कुछ दरबारियों के हाथ में आ चुकी थी। इतिहास ने इन्हें एक नाम दिया, किंग मेकर्स, मतलब राजा बनाने वाले। ये थे सैयद बंधु, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। दिल्ली के दरबार की असली चाबी इन्हीं के पास थी। मुगल बादशाह तो बस एक कठपुतली था जिसकी डोर इन दोनों भाइयों के हाथ में थी। इनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये देखिए, इन्होंने ही फर्रुखसियर को बादशाह की गद्दी पर बिठाया, और जब वही फर्रुखसियर इनके काबू से बाहर जाने लगा तो उसे मरवा भी दिया। इतना ही नहीं, साल 1719 में तो हद हो गई। सिर्फ एक साल के अंदर दो दो बादशाहों को तख्त पर बिठाया और उतार दिया। इससे साफ था, असली ताकत अब बादशाह के पास बची ही नहीं थी। लेकिन अपनी मौत से पहले फर्रुखसियर एक ऐसा फैसला ले चुका था जिसने आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये बात है 1715 की, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल उससे मिलने आया था। तो हुआ यूं कि बादशाह एक बड़ी दर्दनाक बीमारी से गुजर रहा था और उस दल में मौजूद एक अंग्रेज डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ और इस एक निजी एहसान के बदले में उसने अंग्रेजों को एक ऐसी चीज दे दी जिसके नतीजों के बारे में शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो था एक शाही फरमान, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस फरमान ने अंग्रेजों को पूरे मुगल साम्राज्य में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने का हक दे दिया, और तो और उन्हें अपने सिक्के ढालने की भी इजाजत मिल गई। देखा जाए तो इसी एक फैसले ने अंग्रेजों को भारत में अपनी जड़ें जमाने का वो मौका दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। तो एक तरफ सल्तनत को अंदर से दीमक खा रही थी और दूसरी तरफ बाहर से उस पर हथौड़े बरस रहे थे, एक के बाद एक विनाशकारी हमले। और इन हमलों ने मुगलों की जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी ना, उसे भी पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। पहले ईरान से आया नादिर शाह, 1739 में उसने दिल्ली पर ऐसा कहर ढाया कि इतिहास कांप गया। वो अपने साथ वो बेशकीमती तख्त ताऊस और कोहे नूर हीरा भी ले गया। फिर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने एक नहीं दो नहीं कई बार हमले किए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को कुचल दिया और पूरे उत्तर भारत में तबाही मचा दी। इन हमलों के बाद मुगलों की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल गई और मुगल सल्तनत के इसी खंडर पर एक नई ताकत अपने पैर जमा रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए अब उस कहानी को देखते हैं कि कैसे यह सौदागर, ये व्यापारी देखते ही देखते यहाँ के हुक्मरान बन बैठे। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई से उन्हें बंगाल में एंट्री मिली। फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई में तो उन्होंने सीधे मुगल बादशाह की फौजों को ही हरा दिया।
अगले ही साल 1765 में उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। और आखिरकार 1803 आते आते तो उन्होंने मुगलों की राजधानी दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। 50 साल से भी कम वक्त में व्यापारी से मालिक बनने का ये सफर पूरा हो गया। और यही नई हकीकत थी। वो बादशाह जिसके नाम का सिक्का कभी पूरे उपमहाद्वीप में चलता था, अब वो एक विदेशी कंपनी की पेंशन पर जीने को मजबूर था। बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। लेकिन अपमान का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 1806 में गुलाम कादिर ने बादशाह शाह आलम द्वितीय की आंखें निकलवा दीं। उनके बेटे अकबर द्वितीय को कंपनी ने मजबूर किया कि वो उन्हें बराबरी का ना समझें। और फिर 1835 में वो आखिरी कील भी ठोक दी गई जब कंपनी ने मुगल बादशाह के नाम वाले सिक्के बनाने बंद कर दिए। ये एक साफ ऐलान था कि अब असली हुक्मरान कौन है। चलिए अब हम मुगल वंश की इस लंबी कहानी के आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक पन्ने पर आते हैं। ये वो अध्याय है जो इसके आखिरी बादशाह के साथ हमेशा के लिए बंद हो गया। ये थे बहादुर शाह द्वितीय, लेकिन दुनिया उन्हें उनके शायराना नाम जफर से बेहतर जानती है। वो एक ऐसे बादशाह थे जिनके पास सल्तनत नहीं बची थी, ताकत नहीं बची थी, लेकिन हाँ, उनका दरबार शायरी, संगीत और तहजीब का आखिरी किला जरूर था। फिर आया 1857 का खदर। विद्रोहियों ने उन्हें अपना नेता बना दिया, शायद उनकी मर्जी के खिलाफ ही, लेकिन जब वो गदर नाकाम हुआ तो अंग्रेज़ों ने इसका पूरा ठीकरा आखिरी मुगल बादशाह पर फोड़ा। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें बर्मा के रंगून में जलावतन कर दिया, गुमनामी में मरने के लिए। और इसी के साथ हिंदुस्तान से 300 साल पुराने मुगल खानदान का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। दिल्ली का वो लाल किला जो कभी एक ताकतवर साम्राज्य के दिल की धड़कन हुआ करता था, अब बस खामोशी से एक पूरे राजवंश के दुखद अंत को देख रहा था, एक मूक गवाह की तरह। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर औरंगजेब के बाद आने वाले बादशाह कमजोर ना होते, अगर वो साम्राज्यों को बिखरने से रोक पाते, तो क्या